नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पीसीपीएनडीटी एक्ट की श्रृंखला का आज ये हमारी अंतिम कक्षा है और इस कक्षा में हम आगे की धाराओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले हम धारा 24 के बारे में बात करेंगे। धारा 24 प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के संचालन की दशा में उपधारणा। देखो साथियों, इस धारा के अंदर ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है उसके अंतर्गत जिस व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगाए जाएंगे वे आरोप सही माने जाएंगे तब तक कि वो व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को क्या कर सकता है, प्रतिकूल साबित नहीं कर देता। यानी कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करना उस व्यक्ति का खुद का काम होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 25 के बारे में। धारा 25 क्या कहती है? धारा 25 कहती है अधिनियम या अधिनियम के उन उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं है। इससे पहले हमने धारा 23 के अंदर दंड के प्रावधान पढ़ चुके हैं कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत जितने भी हम बात करें जो दंड के प्रावधान है वो धारा 23 में है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसा प्रावधान जहां धारा 23 में दंड का प्रावधान जिसके लिए नहीं किया गया है उसे धारा 25 के अनुसार वो दंडित होगा। अब यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है कि जो भी उपबंध बच गया है उसके लिए क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और दंडित दोषी पाया जाता है तो उसे 3 माह तक की तो कैद हो सकती है, जेल हो सकती है और साथ में जो हम बात करें 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। साथियों कितना? 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। साथ में यदि हम यही यह बात कर लें कि ये तो हो गया प्रथम, पहली बार कोई व्यक्ति अपराध करता है तो यदि इसके बाद में भी वो लगातार अपराध करता है या दूसरी बात पहली बार के बाद में कभी भी जब भी वो अपराध करेगा तो दूसरी बार जब अपराध उसका दोषी पाया जाएगा तो उस कंडीशन में उस पर प्रतिदिन पर डे के हिसाब से 500 रुपये तक का जुर्माना एक्सटर्नल लगेगा और ये जो सजा होगी ये पुनः उसे सुनाई जाएगी। साथियों सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को आज दोषी साबित कर दिया जाता है और 2 साल बाद में फिर उसे इसी कार्य के लिए दोषी पाया जाता है तो उस दशा में जिस दिन से वो जो हम बात करें कोर्ट से बरी हो गया और पुनः इस कार्य में लिप्त हो जाता है तो उसी दिन से उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है पर डे के हिसाब से। ठीक है साथियों, अब चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 26। धारा 26 क्या प्रावधान करती है? धारा 26 प्रावधान करती है कंपनियों द्वारा अपराध। कंपनियों द्वारा अपराध, भाई कंपनी किस प्रकार से अपराध करती है? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा तो इसका जवाब मैं दे देता हूं। देखो साथियों क्या होता है कि जब भी हम किसी संस्था का गठन करते हैं, मान लीजिए मैंने आज कोई हॉस्पिटल खोला, एक हॉस्पिटल मैंने अपने नाम पर खोल लिया या किसी अन्य के नाम पर खोल लिया, लेकिन जब मैंने उस हॉस्पिटल की ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूट की, उस हॉस्पिटल को हम कहें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उसकी ब्रांचें खोली तो उसे हमने एक कंपनी का नाम दे दिया कि जैसे अभी हमारा जैसे कोचिंग का नाम है या हमारी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का नाम है महरिया क्लासेस। अब हमने महरिया हॉस्पिटल्स खोल दिए तो महरिया हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कंपनी हो गई। अब हमारे किसी हॉस्पिटल में यदि इस प्रकार की पीसीपीएनडीटी एक्ट से संबंधित किसी प्रकार का कोई जो है इसका उल्लंघन किया जाता है, अपराध किया जाता है, लिंग चयन पता किया जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस कंपनी के ऊपर मुकदमा चलेगा। कंपनी के ऊपर मुकदमा चलने का अर्थ यह है साथियों कि जो भी इस कंपनी के प्रबंधक के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, प्रबंधक होगा या जो प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, निदेशक होगा या जो भी हम कह सकते हैं जिम्मेदार व्यक्ति है इस कार्य के लिए, उस पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां देखने वाली बात यह भी है कि इसमें प्रावधान किया गया है, मान लो कंपनी के मालिक या कंपनी के प्रबंधक को इसकी भनक तक नहीं है और जो निचले स्तर के लोग हैं वो चुपचाप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मुकदमा इन पर ना चलकर किस पर चलेगा? जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर रहा है, जो डॉक्टर्स इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उन पर मुकदमा चलेगा। इस धारा के अंदर विस्तृत रूप से बताया गया है कि किन कंडीशंस में किसके ऊपर मुकदमा चलेगा साथियों। ठीक है, और यदि इनकी मान लीजिए इनको पता है कि हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कार्य हो रहा है और ये क्या है, मौन है, चुपचाप है,
तब भी इनके ऊपर कार्यवाही होगी, क्योंकि इनको पता तो है। कार्यवाही इनके ऊपर कब नहीं होगी? जब इन्हें पता नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से इस कंपनी के ऊपर मुकदमा चलेगा और इन दोषी व्यक्तियों के ऊपर चलेगा। हो सकता है सरकार द्वारा उस कंपनी या उस जो कंपनी है या वो हॉस्पिटल है उसे बंद कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 27 के बारे में। धारा 27 प्रावधान करती है अपराध का संज्ञेय का अर्थ होता है संगीन अपराध। जो भी अपराध इस एक्ट के अंतर्गत होंगे वे सभी संगीन होंगे, अजमानती है, जिनकी जमानत नहीं की जा सकती, और असमनीय होंगे। ठीक है, अपराधों का संज्ञान। अब यहां हम बात करें अपराधों का संज्ञान, यानी कि जो अपराध किए जाएंगे उनका संज्ञान कौन ले सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी न्यायालय द्वारा या दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। किसी भी न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान लिया जा सकता है, लेकिन किसके परिवाद पर, यहां विशेष बात बताई गई है कि जब तक कोई विशेष व्यक्ति इस संबंध में परिवाद प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक इस प्रकार का जो है संज्ञान नहीं लिया जा सकता। 5 चीजें हैं इसमें, 5 पॉइंट हैं। कौन कौन है देखो। सबसे पहले, जब तक केंद्र सरकार इस प्रकार का कोई भी, हम बात करें, परिवाद किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करती है। दूसरा, राज्य सरकार। तीसरा, समुचित प्राधिकारी। और चौथा, समुचित प्राधिकारी व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। जिस भी व्यक्ति को इस काम के लिए नियुक्त किया जाता है, ऐसा काम करने के लिए भी आपको ये करना है। और इसमें अन्य व्यक्ति भी, अन्य व्यक्ति किस दशा में परिवाद प्रस्तुत कर सकता है किसी भी न्यायालय में, और न्यायालय उसके परिवाद पर क्या ले सकता है, संज्ञान ले सकता है। किस दशा में लेगा? देखो, जब ये अन्य व्यक्ति जो है इस प्राधिकृत व्यक्ति या समुचित प्राधिकारी व्यक्ति को इस संबंध में 15 दिन पहले सूचना दे चुका हो, यानी कि सबसे पहले 15 दिन पहले ये व्यक्ति जो है इस प्रकार की सूचना समुचित प्राधिकारी को दे चुका हो और समुचित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया हो, कोई भी कार्यवाही नहीं की गई हो, तो 15 दिन के बाद में वो व्यक्ति न्यायालय में इस प्रकार का परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। तो उसका परिवाद क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन यहां मुख्य रूप से आप याद रखें, यही इसी प्रक्रिया के अनुसार ये 5 ही व्यक्ति जो है परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहां तक का आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करें किसी भी अपराधों का संज्ञान के साथ जो है, जैसे अब आपको यहां बताऊं, इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दंडनीय अपराधों का विचारण। यानी कि जैसे हम बात करें, जैसे धारा 23 और धारा 25 है, यानी कि धारा 23 और 25 इन दोनों के संबंध में जब भी किसी कार्यवाही होगी, जब भी कोई सुनवाई होगी, विचारण का मतलब होता है सुनवाई, यानी कि जब किसी प्रकार का मुकदमा दायर किया जाता है और उस पर सुनवाई होती है, तो वो जो सुनवाई होगी वो है केवल महानगर मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इनके समक्ष ही सुनवाई हो सकती है। यानी कि इस एक्ट का उल्लंघन करने पर अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय ले सकता है, लेकिन जब बारी आएगी उसे दंड देने की, उस केस पर सुनवाई करने की, तब उस केस पर जो सुनवाई करेगा वह सुनवाई केवल महानगर मजिस्ट्रेट
स्तर का जो मजिस्ट्रेट है वही, और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही इस प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाएगी और इससे संबंधित जो दोषी व्यक्ति होंगे उन्हें दंड दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक का आपका यह धारा 28 क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं धारा 29, अभिलेखों का रखा जाना। देखो साथियों, यहाँ सिंपल सी बात है, अभिलेख यानी कि जो भी आपके किसी हॉस्पिटल में कोई दस्तावेज होते हैं, जैसे हम बात करें आनुवंशिकी प्रयोगशालाएं, आनुवंशिकी सलाह केंद्र और आपके जो आनुवंशिकी हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स हैं, उनमें जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कम से कम 2 साल तक उन्हें सहेज कर रखना आवश्यक है। इस एक्ट में प्रावधान किया गया है 2 साल तक या सरकार द्वारा जो अवधि निर्धारित किए जाए तब तक उन्हें संभाल कर रखना होगा, ताकि जब भी कभी उस हॉस्पिटल की जांच की जाए, उस हॉस्पिटल की पड़ताल की जाए, तब वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जा सकते हों। लेकिन साथ ही में इस धारा के अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि जब तक किसी न्यायालय में कोई केस या जो मुकदमा है वो चल रहा हो, विचारण में हो, उस पर फैसला नहीं आया हो, उसका अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया गया हो, तब तक उससे संबंधित समस्त दस्तावेज रखना आवश्यक है, चाहे वो कितनी भी लंबी अवधि के लिए क्यों ना हो। ठीक है साथियों, अब आगे हम बात करते हैं धारा 30, तलाशी लेने और अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति। यानी कि इसके अंदर समुचित प्राधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त इस कार्य करने के लिए जिस व्यक्ति को अधिकृत किया गया है, जिस अधिकारी को अधिकृत किया गया है, वो तलाशी ले सकता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी को अपने अंडर में, अपनी कस्टडी में ले सकता है, उन्हें सीलबंद मोहरबंद कर सकता है और न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। साथियों, आगे हम बात करते हैं धारा 31, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। सेम जितने भी हम एक्ट्स में पढ़ते आए हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी समुचित प्राधिकारी द्वारा किसी भी हॉस्पिटल में इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाएगी तो उसके विरुद्ध किसी प्रकार की किसी न्यायालय में कोई केस या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि साहब हमें परेशान करने के लिए कोई हॉस्पिटल इस प्रकार से वाद दायर नहीं कर सकता कि हमें परेशान करने के लिए समुचित प्राधिकारी ने हमारे हॉस्पिटल पर रेड डाली, हमारे हॉस्पिटल में तलाशी ली, हमारे पेशेंट को परेशान किया। इस प्रकार से अनावश्यक रूप से समुचित प्राधिकारी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होगी जिससे वो निष्पक्ष होकर, निडर होकर अपना काम कर सके। आगे हम बात करते हैं धारा 31 के कठिनाइयों का दूर किया जाना। देखो साथियों, यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है, पीसीपीएनडीटी संशोधन अधिनियम जो था 2002 वाला, उस संशोधन अधिनियम को लागू करने में यदि किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो उस कठिनाई को केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके जो है दूर किया जाएगा। इस बात का प्रावधान किसमें किया गया था? धारा 31 के में किया गया था। आगे हम बात करते हैं धारा 32, केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बना सकती है? नियम बना सकती है। कौन बना सकती है? केंद्र सरकार। धारा 32, केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अर्थात प्रभावी करने के लिए नियम बना सकती है। केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से, यानी कि पहले उसे अनुमति लेनी होगी और फिर वो क्या कर सकता है? इस संबंध में नियम बना सकता है। अब जो भी नियम और विनियम बनाए जाएंगे, जो भी अनुमति से विनियम बना सकेगा, ठीक है, जो भी नियम और विनियम बनाए जाएंगे उन सभी नियमों और विनियमों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और संसद से उन नियमों और विनियमों से संबंधित जो बिल या विधेयक जो दस्तावेज है उसका पारित होना अनिवार्य है साथियों, अन्यथा वह प्रभावहीन माना जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपके धारा 34 तक हमने आपकी जो है पीसीपीएनडीटी एक्ट की सारी धाराएं हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं साथियों आज की कक्षा आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो चलिए एक बार पुनः नई कक्षा के साथ, नए एक्ट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगा, लेकिन उससे पहले आप हमारी कक्षाओं को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए और साथ में जिस भी मुद्दे पर
जिस भी आप एक्ट पर या किसी अन्य विषय से संबंधित किसी टॉपिक पर यदि आप कोई कक्षा चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।